नेक्स्ट दैट इज़ द टाइप ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर भी जो है वो आरबीसीज ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पर, और इसके अंदर जो आरबीसीज की शेप है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिकल शेप। और नॉर्मल आरबीसीज तो चूँकि स्मूथ और राउंड होते हैं, लेकिन जो सिकल शेप्ड होते हैं दे डू नॉट मूव इजीली थ्रू आउट द ब्लड एंड दे आर स्टिफ एंड स्टिकी, टेंड्स टू फॉर्म क्लम्प्स एंड गेट स्टक इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो नॉर्मली तो सिंपली जो है वो मूव कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर और कैरी भी करते हैं, लेकिन जब सिकल शेप बनते हैं तो वो स्टिकी हो जाते हैं और क्लम्प बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ द नॉर्मल आरबीसीज एंड द सिकल सेल आरबीसीज। और ये जो है बाद में क्या करते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं और ब्लॉकेज की वजह से ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। सिकल सेल जो एनीमिया है ये भी HBS जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द रिसेसिव। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर जो S डिनोट कर रहा है सिकल को और A जो है दैट डिनोट कर रहा है नॉर्मल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब अगर दोनों की दोनों कॉपीज जो हैं वो सिकल वाली हीमोग्लोबिन की अगर वो पेरेंट से मिलती हैं तो फिर जो है वो ये सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट सामने आता है। अदरवाइज जो है वो एज अ कैरियर के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा होता है, ट्रेड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो ये एक थोड़ा सा व्यू दिखाया हुआ है उन्होंने, जब ये फादर और मदर में अगर कोई एक जो है वो एक भी अगर ट्रेड हो तो वो आगे भी काफ़ी सारे ट्रेड जनरेशन की तरफ लेके जा रहा होता है अपनी नस्ल को। और इसी तरह अगर जो कोई भी एनीमिक पेशेंट है तो वो आगे काफ़ी सारे एनीमिक पेशेंट्स को ही जनरेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर चांसेस हैं कि एनीमिक पेशेंट हो तो द हीमोग्लोबिन HbS जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिसेसिव। जब दो जीन जो है कॉपी के अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये अपनी एक्सप्रेशन देता है। इनके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं दैट आल्सो वेरीज, कुछ में माइल्ड सिम्टम्स हैं, कुछ सीवियर सिम्टम्स हैं और मे बी हॉस्पिटलाइज फॉर ट्रीटमेंट। इसके अलावा एनीमिया के अंदर जो है फटीग है, जिस तरह हम दूसरे एनीमिक के अंदर होता है, पेल स्किन है, नेल बेड्स हैं, जॉन्डिस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। पेन के अंदर अगर देखें तो सडन एपिसोड ऑफ पेन है थ्रू आउट द बॉडी। इसी तरह कॉमन साइड्स, बोन्स, लेग्स जगहों पर भी जो है वो पेन और फिर बाद में जो है वो इनके डैमेजिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के अंदर फोलिक एसिड जो है वो डेली बेसिस पे दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज न्यू बने। इसके अलावा वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर डेली बेसिस पे ड्रिंक किया जाए 2 to 10 ग्लास फॉर एडल्ट्स। और देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम, स्ट्रेस वगैरह, क्राइसिस क्या है, उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई किया जाए। हीट वगैरह से, कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम इन चीज़ों से भी, एक्सट्रीम वेदर से भी अवॉइड किया जाए। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को मेंटेन करने की कोशिश की जाए, जिसमें हेल्दी ईटिंग है, अवॉइड डिहाइड्रेशन है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज की जाए, स्लीप एंड रेस्ट जो इनफ है स्लीप एंड रेस्ट वो उतना किया जाए, अल्कोहल वगैरह से और स्मोक वगैरह से बचा जाए और रेगुलर मेडिकल चेकअप किया जाए और ट्रीटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो सके। Next one is the sideroblastic anemia. There is simple group of heterogeneous disorders. अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो है वो डिफेक्ट फेलियर टू यूज़ आयरन इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी कि आयरन तो मौजूद होता है लेकिन उसका जो है वो सिंथेसिस और उसका जो बनना फॉर्मेशन है वो उसमें डिफेक्शन हो जाती है। इसके अलावा डिजीज़ है दैट इंटरफेयर द प्रोडक्शन ऑफ हीम, यानी कि ये हीम की भी प्रोडक्शन को इंटरफेयर करता है और नहीं बना पाता। ये माइक्रोसिटिक भी हो सकता है और हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है। इसकी टियोलॉजी देखी जाए तो दैट इज़ द हेरिडिटरी एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल। अक्वायर्ड के अंदर अगर देखा जाए तो ड्रग्स, हैवी मेटल्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हैं ये इस वजह से भी सिडरोब्लास्टिक हो सकता है। हेरिडिटरी में चूंकि हमेशा जेनेटिक्स के हवाले से ही होता है और ये जो है एक्स लिंक्ड है और ऑटोसोमल। एक्वायर्ड में ये मेजॉरिटी के अंदर आप देखेंगे कि एक्वायर्ड में जितने भी एनीमिया है उनमें कोई ना कोई ये रेडिएशंस या कोई केमिकल एजेंट्स या ड्रग्स ये चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट कर रही होती है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो है स्पेसिफिक नहीं है, एनोरेक्सिया हो जाता है, वीकनेस है, फटीग, डिजीनेस, पेल स्किन है। इसके अलावा लिम्फ नोड का बढ़ जाना, हार्ट और लिवर फेलियर है ड्यू टू द एक्सेसिव आयरन एक्यूमुलेशन इन दीज ऑर्गन्स।
और causing the angina, slight jaundice and hepatosplenomegaly. Hereditary sideroblastic anemia that is also associated with increased GI absorption of iron causing sign of hemosidrosis. यानी GI absorption जो है वो क्या कहता है, आयरन की, GI absorption जो है वो आयरन की ज़्यादा करता है. Hereditary sideroblastic anemia usually respond to several weeks treatment with high doses of pyridoxine. तो ये इसका ट्रीटमेंट है. तो ये जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं. अगर हम अपनी डाइट को नॉर्मल रखें, हम अपने फूड और डाइट बैलेंस लेते रहें, तो चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं एनीमिया के. इसमें हमारे पास अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आयरन है, विटामिन सी है, B12 है और फोलेट है, जिसकी वजह से जो है वो एनीमिया के कुछ टाइप्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, उनमें से अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो वो एनीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. तो अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करें और डाइट जो अपनी मेंटेन रखें, तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं एनीमिया से. रोकथाम के लिए हम काफ़ी ये हमारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं. आज का जो टॉपिक पढ़ा, इसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसके साइंस एंड सिम्टम्स और उसकी डिफरेंट एटियोलॉजीज वगैरह हमने स्टडी की. आई थिंक सो काफ़ी सारी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कुछ मिलती जुलती हैं. अगर आप इन्हें याद करने के लिए इस तरीके से करेंगे कि जो मेन उनका जो कोज है या उस एनीमिया की जो डेफिनेशन है उसको आप लर्न करें, और लर्न करने के बाद जो है वो उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट एटियोलॉजी और कॉजेज़ हैं उसको खुद ब खुद वो रेफरेंसेस बनते जाएंगे कि किस तरीके से क्या होता है. तो ये याद करना आसान हो जाएगा. आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है. स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.